Hello everyone, welcome to the Code Yourself Academy. आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 1 प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स एंड एल्गोरिथम का यूनिट 4 पार्ट 2 इंटरेक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सूडो कोड? ओके, लास्ट टाइम हमने एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट्स तक पढ़ लिया था कि एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट्स क्या होते हैं। अब उसका एक एग्जांपल देखेंगे, वो लास्ट में देखेंगे क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, तो सिलेबस में वो जो है वो यूनिट 4 के लास्ट में है। उससे पहले सूडो कोड है, तो हम पहले सूडो कोड पढ़ लेते हैं। The pseudocode in C is an informal way of writing a program for better human understanding. It is written in simple English, making it easier for programmer to understand. Okay, तो जो सूडो कोड होता है वो एक इनफॉर्मल वे होता है। इनफॉर्मल आप लोग समझते हैं ना, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल जो अपने ऑफिस में अपने स्कूल्स वगैरह में अपलोड की जाती हैं चीजें, उनको फॉर्मल कहते हैं। और इनफॉर्मल वो होती हैं जो हमारे फ्रेंड्स में, हमारे रिलेटिव्स में फॉरवर्ड की जाती हैं, वो इनफॉर्मल होती हैं। तो वैसे ही जो सूडो कोड होता है वो एक प्रोग्राम का इनफॉर्मल वे होता है, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो ह्यूमन है वो उसको समझ सके। हम जो कोड लिखते हैं, एक्चुअली जो कोड होता है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है, या फिर प्रोग्रामर अंडरस्टैंडेबल, सॉरी, जो कंपाइलर है उसके अंडरस्टैंड में आ जाए उस लैंग्वेज में होता है। उसमें कीवर्ड्स यूज करे जाते हैं और उसमें बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनका मतलब एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होगा। ओके, तो और ये जो होते हैं ये सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है। जो सूडो कोड होता है, सूडो यानी कि झूठा, ये झूठा कोड होता है। होता कोड ही है पर ये झूठा कोड होता है। ऐसा कोड जिसको आप अगर अपने प्रोग्राम में, अपने टर्बो C++ आप यूज करते हैं, अगर उसमें आप रन करेंगे तो वो रन नहीं होगा, वो एरर शो करेगा। राइट, ये ऐसा ही कोड होता है क्योंकि ये ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में होता है। कंपाइलर के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में ये नहीं होता है। ये बस आप एक प्रोग्रामर को ये समझाने के लिए हेल्पफुल होता है कि ये जो कोड है ये है किस चीज का, या फिर ये किसी भी जो नॉन प्रोग्रामर है उसके लिए यूजफुल होता है। ओके, ये एक इनफॉर्मल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का, विच इज फ्री फ्रॉम द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फ्री होता है। एल्गोरिथम जो होते हैं वो स्टेप्स होते हैं। राइट, आप सूडो कोड को एल्गोरिथम से कंफ्यूज नहीं होंगे। वो एल्गोरिथम होता है, वो स्टेप्स होते हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं उसको सॉल्व करने के लिए। और जो सूडो कोड होता है वो एक कोड ही होता है, पर लेकिन वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होता है। राइट, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, ये जो लिखा है इन 10 इज इक्वल टू 10, ये आपका किस में लिखा है? आपका सी लैंग्वेज में लिखा है। राइट, और ये जिसके सामने लिखा है ये आपका सूडो कोड है। यहाँ पे आपने int 10 इज n इज इक्वल टू 10 किया, द वैल्यू 10 इज असाइन्ड टू द वेरिएबल n। यहाँ पे आप बता रहे हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अब आपने लिख दिया इन 10 इज इक्वल टू 10। अगर कोई नॉन प्रोग्रामर होगा जिसको ये सब पता ही नहीं है, C++, वो किसी ऐसे बैकग्राउंड से है जहाँ पे प्रोग्रामिंग का उसको पी भी नहीं आता, तो उसको कैसे समझ आएगा ना कि आपने क्या लिखा है। तो उसके लिए जो कोड लिखा जाता है दैट इज नोन एज सूडो कोड। राइट, जो कि सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है, उसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं होती है, उसमें सिर्फ इंग्लिश यूज की जाती है। द वैल्यू 10 इज असाइन्ड टू द वेरिएबल n। For I is equals to 0, I is less than n, I plus plus. For value is equals to 0, to less than a number. Right? Print f n, display the numbers. Right? अब इसका मतलब यही है। ओके, अगर आपके सामने ये सब लिखा हुआ होगा, ये तीनों लाइन अगर लिखी होंगी तो आप भी तो इनका मतलब यही निकालेंगे। यही होता है, एक्चुअली में भी इनका मतलब यही ही होता है। बस वही है, आपका कोड जो है उसको सूडो कोड हम जब कह देते हैं जब वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हो, सिंपल इंग्लिश में हो, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो। The beginning and ending of the loop are indicated by two keywords while and end. While the loop is entered only if the condition is true. ठीक है ना, ये while भी आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में while होता है उसी के जैसा है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा कीवर्ड आ गया end while। ठीक है, इसका भी मतलब वही है जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हुआ करता था। यानी कि इसमें पढ़ने वाला ज्यादा नहीं है, बस आपको नाम पता होने चाहिए थोड़े थोड़े से, क्योंकि है तो ये भी कोड ही ना, कुछ अलग तो है नहीं, बस सूडो कोड है ये भी कोड ही।
नेक्स्ट देखते हैं। Case. A case construct indicates a multi-way branch based on conditions that are mutually exclusive. यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो होता है जिसका एक दूसरे से मतलब कोई लेना देना ना हो, जिनका इंटरसेक्शन जो होता है वो नल सेट होता है बेसिकली। तो 4 कीवर्ड्स इसमें जो यूज होते हैं दैट आर केस ऑफ अदर्स एंड केस एंड कंडीशंस टू इंडिकेट द वेरियस अल्टरनेटिव्स। द जनरल फॉर्म इज, ये जो होता है ना केस, ये हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्विच के जैसा होता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और समझाना रह गया है, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बताई थी ना कि इसमें आप अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग नंबर्स के लिए, अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं। यानी कि अगर हमने ये वाला नंबर डाला या ये वाला कैरेक्टर डाला तो आप ये वाला स्टेटमेंट पुट करेंगे। ओके, और उसके बाद ये अदर्स जो होता है, इसमें अगर आप इसको प्रिंट ना करवाना चाहें, डिफॉल्ट सीक्वेंस आप नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप इस पूरे अदर्स को स्किप कर सकते हैं, पर एंड केस इज मस्ट। रिपीट अनटिल भी जो होता है वो व्हाइल लूप की तरह होता है, और हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो डू व्हाइल की तरह होता है। डू व्हाइल में पहले क्या होता है, रन हो जाता है, बाद में कंडीशन चेक होती है। इसमें भी ऐसे ही होता है, पहले रन हो जाता है और बॉटम पे जाके कंडीशन चेक होती है। फॉर आपके फॉर की तरह ही होता है। दिस लूप इज specialized construct for iterating a specific number of times, often called a counting loop. Two keywords for and for are used. The general form is for iteration bounds, sequence and for. Okay, इसे काउंटिंग लूप भी कहा जाता है। आपके बिल्कुल for के जैसे ही होता है, इसमें कोई भी अलग चीज नहीं है। ओके, इसमें जितने भी आपने कीवर्ड्स देखे हैं वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स के जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत ही इनके नाम में चेंज है, बाकी उनका काम सेम ही है। ओके, now next is time complexity. Time complexity is a type of computational complexity that describes the time required to execute an algorithm. The time complexity of an algorithm is the amount of time it takes for each statement to complete. Okay, तो जो time complexity है वो एक तरीके से ये बताता है कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लेगा। ओके, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम होता है वो ये बताता है कि हमारी एक 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 स्टेटमेंट जो है उसको कंप्लीट करने के लिए हम कितना टाइम लेंगे। ओके, तो पूरा टाइम कितना, एल्गोरिथम पे कितना टाइम जाएगा वो एक पूरा टाइम, और एक एक स्टेटमेंट पे कितना टाइम जाएगा वो अलग से टाइम, ये सब कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। इसी में ही एक है बिग ओ नोटेशन। इट रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड ऑफ द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। बिग ओ नोटेशंस रोल इज टू कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट टाइम an algorithm can take for its execution. That is, it is used for calculating the worst case time complexity of an algorithm. वैसे मैं आपको बता दूं तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो एग्जाम्स में इतने नहीं पूछे जाते हैं और उनका इतना यूज भी नहीं होता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है तो अगर ये आ जाता है एग्जाम में तो हम किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि आपने ये क्यों दे दिया। हमको पता होना चाहिए, इनका आइडिया होना चाहिए कि ये होते क्या है, बट इनका ऐसा नहीं है, ये आए ही नहीं है, वैसे अभी तक कम ही देखे गए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा समझिएगा, पर ज्यादा जो टाइम है वो आप उन चीजों पर डालिएगा जो कि मेन है। ठीक है, तो फिर भी अब पढ़ लेते हैं बिगो नोटेशन क्या होता है। बिगो नोटेशन ये दिखाता है कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एल्गोरिथम की क्या होगी। राइट, ये लिखा है ना इधर पे, बिगो नोटेशन रोल इज टू कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट टाइम एन एल्गोरिथम कैन टेक फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। यानी कि ये उसका रोल यही फाइंड करने का है कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो रन करने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए कितना ज्यादा टाइम ले सकता है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि हमने एक एल्गोरिथम बनाया ऐड टू नंबर्स का, तो उसमें वर्स्ट केस क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि जो प्रोग्रामर हो उसको यही ना पता हो कि ऐड टू नंबर के लिए वो कौन सा ऑपरेटर लगाए। तो ऐसा होता नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट केस हो गया। उसको यही ना पता हो कि वो ऐड टू नंबर्स के लिए कौन सा ऑपरेटर लगाए, राइट। या फिर उसको ये ना पता हो कि कौन सी हेडर फाइल्स उसको इंक्लूड करनी है, कौन सा फंक्शन उसको यूज करना है। तो ये वर्स्ट केस होते हैं। तो इन केस में टाइम कितना कंज्यूम हो जाएगा ये वो कहना चाह रहे हैं, राइट। A theoretical measure of the execution of an algorithm, usually the time or memory needed given the problem size n, which is usually the number of items. जो theoretical measure होता है किसी भी execution की किसी भी algorithm की execution का, या फिर usually the time or memory needed, उसको हम
प्रॉब्लम साइज n देता है विच इज यूजली द नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। वो नंबर ऑफ आइटम्स बताते हैं साइज n, और ये जो n होता है हम इसको टाइम या फिर मेमोरी नीडेड कहते हैं। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम टाइम चेक करते हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मेमोरी चेक होती है। उसमें है नहीं है पर मैं बता रही हूँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो एल्गोरिथम है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए कितनी मेमोरी का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इतना है कि आपका जो एल्गोरिथम है उसको एग्जीक्यूट होने में, फुली एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम जाएगा, और हर एक स्टेटमेंट पे कितना टाइम लगेगा। और बिग ओ नोटेशन का जो रूल होता है, उसका रूल ये होता है कि जो एल्गोरिथम है उसको फुली एग्जीक्यूट करवाने के लिए अगर कोई वर्स्ट केस हो जाए, अगर मतलब सबसे ज्यादा टाइम किसी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कितना होगा, वो हम बिग ओ नोटेशन से फाइंड कर सकते हैं, राइट। और इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ जब ब्रैकेट्स में बंद हो, राइट, बिग ओ नोटेशन को, ठीक है। एल्गोरिथम एफिशिएंसी, तो एल्गोरिथम एफिशिएंसी वही होता है कि आपका एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है। ओके, कि उसका जो डिफरेंट रिसोर्सेज से उसने कितना यूजेस लिया है, राइट, यही आपका एल्गोरिथम एफिशिएंसी होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये सब ना थोड़े कम अंडरस्टैंडेबल चीजें हैं, इसलिए ये एग्जाम्स में भी कम आती हैं, राइट। तो बस आपको पता होना चाहिए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। उसमें यही होता है कि आपका एल्गोरिदम जो है उसके एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा। और जो बिग ओ नोटेशन होता है वो इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो मैक्सिममली कितना टाइम ले सकता है अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन है, राइट। यस, मैंने कहा था ना आपके एल्गोरिथम का एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे। तो एल्गोरिथम क्या होता है, उसमें हम स्टेप्स लिखते हैं, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए उसमें प्रोसेसेस लिखे हुए होते हैं, स्टेप्स होते हैं। तो आपको वॉश योर हैंड्स का एक प्रोसेस है ये, ओपन द वाटर टैप, पुट सोप ऑन योर हैंड्स, क्लीन योर हैंड्स विद वाटर, शट डाउन द वाटर टैप, ड्राई योर हैंड्स। इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं, सभी ऐसे ही अपने हाथ धोते हैं, राइट। Yes, here is the real life example of flow chart, right? तो ये flow chart है drinking the milk का, right? तो पहले हम start करेंगे, एक ग्लास लेंगे। अब ये इसमें मैंने इसको पैरेललोग्राम में इसलिए रखा है क्योंकि ये इनपुट है, राइट। pour milk in the glass। उसके बाद आपको शुगर चाहिए, हाँ, डिसीजन बॉक्स है ये, हाँ चाहिए, तो यस में ये वाला डाल दिया, नो में, तो फिर ये दोनों इधर ही आ गए, ड्रिंक ग्लास मिल्क, और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा आपका प्रोग्राम, ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स से थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स कैसे काम करते हैं। जब हम प्रोग्राम करेंगे, अपना बनाएंगे, तो उसी सेशंस में हम क्या करेंगे ना कि उसके अलग से एक सेशन जब हम लेंगे, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल्स का, तो उसका दूसरे सेशन में हम उसका एल्गोरिथम फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। एक दो का फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम आई विल डिस्कस टू यू लेटर, राइट। तो इस वाले चैप्टर में आई गेस इतना ही है। यस, आई गेस नहीं, एक्चुअली इट्स ओवर। तो आपका थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है, एक ही यूनिट रहता है, यूनिट 6। उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देंगे। अब आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म्स भी आ गए हैं, उनको फिल करिए, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स ही हैं। एग्ज़ाम फॉर्म जब सबमिट हो जाते हैं तो फिर एग्ज़ाम्स ही स्टार्ट हो जाते हैं। बस प्रिपरेशन करते रहिए। So all the best to all of you all, right? So wait for the next video. Until then, code yourself.